प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको अल्फ़ाबेट चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बताया था। आप वैसे क्वेश्चन को लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि कोई भी प्रश्न जो है आपका नहीं छूटे। आज फिर कुछ नए प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं और देखना ये है कि कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो उसको कितना आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस पर ध्यान देना है। और रीजनिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो सबसे ज़रूरी है। अगर भाषा अगर समझ में आ गई तो आपका रीजनिंग बिल्कुल ही आसान है ना। तो हम लोगों को ये देना है। तो हम लोग तो जान ही रहे हैं, इस बुक को जान ही रहे हैं। इस बुक को पढ़िए और देखिए बनाकर क्वेश्चन को, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्वेश्चन जो हमारा है वह हमारा क्वेश्चन क्या है। तो कल हम लोग यहाँ तक कॉन्फ्लिक्टेड तक क्वेश्चंस को हम लोग ने सॉल्व किया था, जिसमें 2 वर्ड हमने बनाया था, टोन और नोट बनाया था। तो एक से ज़्यादा वर्ड का अगर आपका बनता है तो इसमें क्या दिया हुआ था, आंसर ए होगा। तो ये हो चुका था। अगला आज देखते हैं क्या है। टिरेट्स के प्रत्येक व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है आपका TIRADES, वर्ड पर ध्यान देंगे और लैंग्वेज पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि यदि शब्द टिरेट्स के प्रत्येक व्यंजन को इसके पिछले अक्षर से और प्रत्येक स्वर को उसके अगले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। ईच कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड टिरेट्स इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें तो ये ध्यान में रखें कि हम एक एक स्टेप को लेकर चलेंगे हम। तो यहाँ पर कहा कि जो भी आपका कॉन्सोनेंट्स का लेटर है वह अपने पहले वाले लेटर से क्या होता है, वह रिप्लेस हो जाता है। तो टी है आपका तो इसके पहले आपका एस है। अगर आर आपका है तो ये क्यू हो जाएगा। डी है आपका तो ये सी हो जाएगा। और एस अगर है आपका तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? जुड़िए आप लोग जल्दी जल्दी। और जब भी क्वेश्चंस को बनाएं तो लैंग्वेज को हम पढ़ें। और कोई भी एग्जामिनेशन जब तक आप उसमें पूर्णतः आप नहीं लगेंगे, आज के समय में एग्जामिनेशन को पास करना बहुत ही मुश्किल है। और उसी मुश्किलों को सामना करते हुए आपको जो है क्या करना है, आगे बढ़ना है। चलिए चैतन्य भारती जी, वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर जो है आपका क्या है कि जो भी व्यंजन के लेटर हैं, कॉन्सोनेंट्स के लेटर हैं, वह अपने प्रत्येक पिछले लेटर से, यानी कॉन्सोनेंट्स है तो प्रीवियस लेटर, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में प्रीवियस लेटर, तो क्या हो जाएगा, टी का एस, आर का क्यू, डी का सी, एस का आर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को जरूर पढ़ें। और कहा कि इसमें आपका जो स्वर है ना, यानी वोवेल्स, क्या कहा, ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमको क्या करना है कि जो भी आपका वोवेल्स है वह क्या होगा कि इस वोवेल्स को हम क्या करेंगे कि उसके अगले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित करेंगे। तो आई का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ए का क्या होगा, बी होगा। ई का क्या होगा, एफ होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अब तीसरा काम भी दिया आपको, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जब आप इसको व्यवस्थित करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, पहले बी होगा, फिर आपका सी होगा, फिर आपका एफ होगा, फिर आपका जे होगा, है ना, बी एफ सी, बी सी एफ जे, फिर क्या होगा आपका, ध्यान देना है, फिर आपका क्या है, क्यू है, आर है और एस है। तो यहां पर पहले क्या होगा, जे के बाद क्यू होगा, क्यू के बाद आर होगा और आर के बाद एस होगा। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है, तो दायां सिरे से यानी क्या कहा, which of the following will be the fourth from the right end। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से लैंग्वेज को देखिए कि each consonants in the word traits is replaced by the previous letter in the English alphabet। यानी जो कॉन्सोनेंट्स लेटर होगा वह अपने पहले वाले अक्षर से अंग्रेजी वर्णमाला में बदल जाएगा। तो टी से पहले एस होता है, आर से पहले क्यू होगा, डी से पहले सी होगा और एस से पहले आपका क्या होगा, आर होगा। क्लियर है? फिर कहा कि इसमें अब जो स्वर है यानी इसमें आपका ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, और जो वोवेल्स का लेटर है वह अपने आगे आने वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाता है। इस वर्ड में नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा हुआ है यहां पर, इनको जरूर पढ़ना है आपको हिंदी में, है ना। इन द न्यू लेटर्स अरेंज्ड, यहां दिया हुआ है नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब इसको आई का क्या हो गया, जे हो गया, ए का बी हो गया, ई का एफ हो गया, और सारे लेटर्स को क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब जो अक्षर आया इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बी होगा, फिर सी होगा, फिर एफ होगा, जे क्यू आर एस। तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट इन, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी आपका आंसर क्या हो गया, जे हो गया, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप अपने आंसर को सुधार लें चैतन्य जी। चलिए निशा जी, आपको भी गुड आफ्टरनून। लेट कभी मत रहिए, क्लास के समय पर रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए तो ये क्वेश्चन कहीं पर कोई दिक्कत किन्हीं को क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए ऐसे ही फिर अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है, वर्ड दिया गया है एक्सक्लूसिव, क्या है, एक्सक्लूसिव में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एक्सक्लूसिव, ईच ऑफ व्हिच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इस वर्ड में आपको जो कह रहा है वह पेयर बनाने के लिए, यानी हमने बताया था आपको। चलिए मुस्कान जी, आपको भी गुड आफ्टरनून। तो कहा एक्सक्लूसिव वर्ड में कि ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं, यानी जिस प्रकार का पेयर इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में बनता है ठीक उसी प्रकार का पेयर हमारे इस वर्ड में भी बनना चाहिए। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि फ्रॉम द लेफ्ट भी काउंट करेंगे और फ्रॉम द राइट भी काउंट करेंगे हम, है ना। तो कैसे काउंट करेंगे इसको देखें हम लोग। ई एफ, अब कहिएगा सर यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो आपने एफ क्यों पढ़ा, तो हमने ई के बाद एफ इसलिए पढ़ा क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ई के बाद क्या होता है, एफ होता है, और हमको किसके अनुसार चलना है, किसके अकॉर्डिंग चलना है, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलना है। इसलिए ई के बाद हमने क्या पढ़ा, एफ पढ़ा। तो ई
FGHIJKLM, कोई लेटर उस बीच का नहीं आया तो कोई पेयर नहीं बनेगा। अब लेंगे हम XYZ, और जहां पर Z आएगा वहीं पर अल्फाबेट आपका क्या होता है, इंड होता है। Z के बाद काउंट नहीं करते हैं, ये याद रखेंगे। कुछ किताब, कुछ मैगजीन, कुछ लोग क्या करते हैं कि Z के बाद भी पेयर बनाते हैं, वो बिल्कुल ही आपका क्या है, गलत है। जहां पर Z आ जाए वहीं पर अल्फाबेट क्या होता है, इंड होता है। इसलिए XYZ लास्ट हो गया। अब फिर यहां से लेंगे हम C से, CDEFGHI, कोई पेयर नहीं बनेगा। LMNOPQ नहीं बनेगा। UVWXY नहीं बनेगा। STUV नहीं बनेगा। IJKVW, कोई पेयर लेफ्ट से नहीं बना तो किधर से बनाएंगे, राइट से। आइए, EFGHIJKLM नहीं होगा। VWXYZ नहीं होगा। IJKL, एक पेयर हमारा क्या बना, I और L का। अब जब आप अल्फाबेट लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, IJKL, है ना। तो I और L के बीच में कितना लेटर है, 2 लेटर है। तो यहां भी I और L के बीच में कितना लेटर, IJK 2 लेटर है। तो IL आपका एक पेयर हो गया। क्लियर। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर रखें कि फ्रॉम द लेफ्ट भी लेंगे, फ्रॉम द राइट भी लेंगे। वैसे 7 लैंग्वेजेज है इसमें, और 7 लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन सबका अप्रोच जो है वह एक ही है। हम लोग जब डिटेल पढ़ाते हैं फाउंडेशन बैच में तो लैंग्वेज पढ़ाते हैं कि देखिए इस लैंग्वेज का ये क्वेश्चन हुआ, इस लैंग्वेज का ये क्वेश्चन है। तो 7 लैंग्वेजेज इस क्वेश्चन में केवल है। और रीजनिंग जान जाइए कि पूरा कंप्लीट का कंप्लीट जो है वो लैंग्वेज बेस्ड है। भाषा समझ में आ गई, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, है ना। तो यहां IL हो गया, MN होगा नहीं। STUVWX नहीं होगा। UVWX, अब UX भी आपका पेयर हो गया, UX। अब यहां देखिए UVWX, तो U और X के बीच में कितना लेटर है, 2 लेटर है। तो U और X के बीच में भी आपका कितना लेटर है, 2 लेटर है। यहां भी U और X के बीच में अल्फाबेट में भी 2 लेटर है, इसलिए यह भी एक पेयर बना। क्लियर है। फिर आपका LMNO नहीं होगा। फिर क्या होगा, CDE, तो एक पेयर क्या बना आपका, CE बना आपका। तो आप लिखते हैं CDE, तो CE के बीच में कितना लेटर है, एक ही लेटर है। तो यहां भी CDE के बीच में कितना लेटर है, एक ही लेटर है, इसलिए CE भी बनेगा। और इस प्रकार से पेयर्स जो बनेगा वो आपका कितना बना, 3 पेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात आई समझ में, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम कि अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं अगर अल्फाबेट याद है तो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि 11 पर कौन सा है, 12 पर कौन सा है, 13 पर कौन है, 24 25 26, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है। 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 19 20 21 22 9 10 11 22 23 नहीं है। 5 6 7 8 इस प्रकार से, यहाँ से 9 10 11 12, 9 12 हो गया।
तो समय कुछ कम लगेगा, लेकिन नंबर पर बनाने पर क्या होगा कि आपका हो सकता है कि अगर पोजीशन एग्जैक्ट उस समय अगर आपको याद ना रहे तो वो क्वेश्चन आपका जानते हुए भी गलत हो सकता है। तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, प्रैक्टिस करें और इस प्रकार से लेटर को काउंट करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये पेयर बनेगा। अब एक शब्द है आपका मोल्टेन। मोल्टेन शब्द में क्या किया गया है? कितना है आपका? मोल्टेन में कहा गया है शब्द के सभी अक्षरों को, वर्ड क्या है आपका? मोल्टेन। लैंग्वेज पर ध्यान में रखेंगे हम। सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तनीय बनी रहे? इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोल्टेन आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। यानी मोल्टेन वर्ड को अगर सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर अरेंज हम करें तो ऐसे कितने लेटर हैं जिनका क्या होगा? पोजीशन जो स्थान जो है वो परिवर्तन नहीं होगा और परिवर्तित रहेगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। कहां से अल्फाबेटिकली इसको क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले क्या लेंगे? इसको हम ई लेंगे हम। ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के नहीं है। फिर क्या है आपका? एल है। फिर एल के बाद एम है। एम के बाद एन है। एन के बाद ओ है और ओ के बाद टी है। तो कोई भी लेटर का आपका पोजीशन आपका सेम है? नहीं है आपका कोई भी लेटर जो है। और याद रखिए, आपको बता देते हैं, जब किसी को संभावना है, 100% श्योर नहीं है, जब किसी क्वेश्चन में पहला ही दे दिया जाए नन, नन मतलब कोई नहीं, और नन ऑफ दिस का मतलब क्या हुआ कि आपको जो ऑप्शन दिया, इसलिए नन ऑफ दीज कभी भी आपको पहला ऑप्शन नहीं होता है, दूसरा नहीं होता है, तीसरा, वो लास्ट ही ऑप्शन रहेगा। इसका अर्थ ये होता है इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उसको नन ऑफ दीज कहा जाता है। नन किसको कहा जाता है? कि इसमें होगा ही नहीं, नन कोई नहीं। तो अगर पहला ऑप्शन दे दिया जाए नन, तो चांसेस ज्यादा है आपका कि आंसर आपका वही होता है। ये कंफर्म आप 100% लेकर लीजिए। एक संभावना है, कभी अगर ऐसा प्रश्न आपसे नहीं बनने लगे या टाइम टेकिंग ज़्यादा है तो आप वहाँ पर उसको कर सकते, हो सकता है कि आपका क्या हो, वो आंसर सही हो जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मोल्टेन वर्ड के सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया और कहा गया कि ऐसा कितना लेटर है जिसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी आपका लेटर नहीं है, इसलिए आंसर क्या होता है? नन, यानी कोई नहीं। क्लियर है? तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब आपका है साइटेड कि प्रत्येक स्थिति कितने अक्षरों का स्थान, यह भी वही है। वर्ड क्या है? SIGHTED। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम देखेंगे। यहाँ भी वही एक अंग्रेजी वर्णमाला कभी कभी देगा आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये वर्ड में भी क्वेश्चन आता है और डिजिट में भी आपको पूछा जाता है। तो अब यहाँ कहा कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार ट्राई लीजिए। तो आप लोग एक बार ट्राई लीजिए, कौन सा होगा?
चैतन्य जी ध्यान दीजिए। लैंग्वेज को पढ़िए। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें डी आ जाएगा, डी के बाद ई आएगा, एफ नहीं है ना, डी ई एफ नहीं है, जी है, एच है, आई है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ नहीं है, पी क्यू आर कुछ भी नहीं है। क्या है, एस है और टी है। तो ऐसा कितना लेटर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है? तो आप देखिए यही 2 लेटर है आपका, ये 2 लेटर्स हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बात आ रही है समझ में? क्या कहा कि साइटेड वर्ड को भी क्या करना है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, और ऐसा कौन सा लेटर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा डी ई एफ तो है नहीं, तो जी एच आई भी आई है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं है, आर भी नहीं है, तो फिर एस है और फिर टी है। तो इस प्रकार से जी और एच जो है वह 2 ही लेटर है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। चलिए, बी ऑप्शन आपने भी दिया चेतन जी, गुड। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए डिजिट बेस्ड है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 3 4 1 6 7 5 9 में पहले और 5वें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। इसी प्रकार दूसरे और छठे तथा आगे भी इसी प्रकार। इस प्रकार बनी व्यवस्था में दाईं ओर से चौथा अंक क्या होगा? यानी फर्स्ट एंड फिफ्थ आर इंटरचेंज्ड, सेकेंड एंड सिक्स्थ, थर्ड एंड सेवेंथ एंड सो ऑन। What will be the fourth digit from the right after the rearrangement? पहला किससे बदल रहा है? ध्यान दीजिए, पहला किससे बदलेगा? पहला जो बदलेगा वह आपका 5वां से, दूसरा छठा से, तो 3 और 2 5, तो पहला आपका 5वां हो गया, दूसरा आपका छठा हो गया, है ना। तो आपसे क्या कहा है? अब देखिए आंसर निकल गया। इस बार बनी व्यवस्था में दाईं ओर से यानी राइट एंड से आपका फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट। तो राइट से फोर्थ डिजिट क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ, और ये सिक्स्थ जो है वह चेंज किससे हुआ है? 8 से। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 8 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट फिफ्थ हो गया, सेकेंड सिक्स्थ हो गया, थर्ड 8th हो गया, फोर्थ हो गया। ये इंटरचेंज कर गया। यानी क्या हुआ? इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? अदल बदल कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया गया? अदल बदल कर लिया गया। ठीक है, अदल बदल जब किया तो आपको क्या कहा? इस बार बनी व्यवस्था में दाईं ओर से चौथा, तो राइट से फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 6 किससे चेंज किया है? 8 से। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। तो इसको हम लोग ध्यान में रख के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पर संख्या क्या है? 7
3 9 4 2 6 1 के तीसरे, छठे और सातवें, क्या है ये? सातवें है अंकों से। अब देखिए कौन कौन सा आपको कहा है। आपको कहा है तीसरा, तो तीसरा क्या है? 9 है। छठा 4 5 6, छठा हो गया। और सातवां अंक कि एक ऐसी संख्या बनाना संभव है जो किसी दो अंकों की विषम संख्या का पूर्ण वर्ग हो, तो उस संख्या का पहला अंक क्या होगा? तो यहां पर देखिए आपको कहा ये जो संख्याएं दी गई है इसमें कहा कि 3 अंकों की एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी ऑड नंबर का विषम संख्या का क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले तो यहां पर जो बनेगा इन तीनों से वह क्या बन जाएगा? वह आपका बनेगा 1 6 9, जो 13 का क्या है? यह पूर्ण वर्ग है, ठीक है। और इसी का अपोजिट कर दीजिए 9 6 1, ये 31 का है आपका। 196 तो इवन नंबर है आपका, 14 का होता है। तो ये दो संख्याएं जो है 169 और 961 यानी 13 और 31 का क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो हमारा आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा कि ऐसी एक से अधिक संख्याएं बनती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात आई समझ में? क्या है कि ये जो संख्या दी गई है, नंबर दिया गया है, इसमें कहा कि 3 अंकों की एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसमें तीसरा लिया गया, छठा लिया गया और सातवां लिया गया। और कहा कि अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी ऑड नंबर का यानी विषम संख्या का क्या हो? वह वर्ग हो, है ना। तो ऐसा आपका 169 जो 13 का स्क्वायर है पूर्ण वर्ग है, और 961 यानी 31 का आपका जो है वह क्या है? स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा? ऐसी एक से अधिक संख्याएं बनती है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन जब भी हो तो आप उसको लैंग्वेज को देख लेंगे तो अपने आप बन जाएगा। कोई क्वेश्चंस ना टफ होता है ना आसान होता है। जरूरत है कि हम लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, है ना। तो इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, और ऐसा क्वेश्चन एक न एक आपको रहेगा ही एग्जामिनेशन में। इसको ध्यान में रखना है एसएससी के एग्जामिनेशन में। अब आपका क्वेश्चन दूसरा है 5 9 1 6 4 8 2 3। क्या कहा? मैं अंकों को अवरोही क्रम में पुनः क्रमबद्ध करने पर कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? ये सब लैंग्वेज ध्यान में रखिएगा, है ना। कि ये जो अंक दिए गए हैं इसको का अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज हम करेंगे तो कितने ऐसे अंक हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर दिया गया द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर will remain unchanged after the digits are rearranged in descending order within the number। तो यहां पर ध्यान में रखेंगे हम, क्या ध्यान में रखेंगे हम? ध्यान में यह रखेंगे कि जब डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, घटते हुए क्रम होगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 7 है इसमें नहीं है, तो क्या होगा 6, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा
3, फिर क्या होगा 2, और फिर क्या होगा 2 और 3 है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 है तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा 1। अब आप देखिए कहा कि 59164823 में अंकों को अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में सजाना है आपको। तो ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर अब देखिए कि आपका कौन कौन सा है। ये देखिए 4 नंबर आपका आ गया, और ये क्या आ गया 2 आ गया, और कोई है 5 है, 9 है, 1 है, 6 है, 4 आ गया है ना, 8 नहीं आएगा, 2 आ गया, 3 आ गया। तो यानी आपका 4 है और 2 है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड हो जाएगा 2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलिए, और बात आ रही है समझ में। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम लोगों को देखना है, ठीक है। चले 18 हो गया। अब आ जाइए संख्या 5, 2, 6, 3, 1, 8, 7 में प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक लगाया जाता है, और प्रत्येक सम संख्या के स्थान उससे पिछला छोटा अंक लगाया जाता है। इस तरह प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में पुनः लगाया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं छोर से तीसरा अंक क्या होगा। जरा इसको बनाइए आप लोग सभी, कोई क्या हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन है, कैसे, क्या लैंग्वेज आप समझ में आया, क्या है लैंग्वेज। लैंग्वेज है कि 5, 2, 6, 3, 1, 8, 7 में प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक, each odd digit in the number is substituted by the next higher digit। तो जितना आपका ऑड नंबर आपका डिजिट है, तो ऑड नंबर कौन कौन है, 5 है तो 6 हो गया, 3 है आपका तो 4 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, 7 है तो 8 हो गया। तो प्रथम विषम संख्या के प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक, तो 5 के बाद 6 है, 3 के बाद 4 है, 1 के बाद 2 है, 7 के बाद 8 है। क्लियर है। और प्रत्येक सम संख्या के स्थान पर उससे पिछला, है ना, उससे पिछला छोटा अंक। तो अब इसको आप ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 2 का 1 आ गया, 6 का 5 आ गया, 8 का 7 आ गया। क्लियर है। अब क्या कहा, इस तरह प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में पुनः लगाया जाए। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। सो ऑब्टेन्ड आर रीअरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, थर्ड डिजिट होगा फ्रॉम द लेफ्ट इन आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो यहां कहा कि आरोही क्रम में लगाना है, तो आरोही क्रम में जब लगाएंगे तो क्या होगा आपका 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 1, 2, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। आ गया। अब कह रहा है पुनर्व्यवस्था के बाद, तो बाएं छोर से तीसरा अंक,
तो बाएं छोर से तीसरा अंक जो होगा फर्स्ट एंड थर्ड कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर हो गया। देखिए लैंग्वेज कितना दिया है समझ में आ रहा है। सबसे पहले कहा कि ये जो नंबर्स आपको दिया गया है, इस नंबर्स में आपको कहा गया, क्या कहा गया कि प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक। बस एक एक सेंटेंस को समझना है। जब क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद नहीं समझ में आए तो हर एक स्टेप को अलग अलग समझिए। तो जितना विषम संख्या है, 5 है आपका, 3 है, 1 है, 7 है, कहा कि इसका अगला अंक जो होगा, है ना, यही कहा है ना कि प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक लगाया जाता है। तो 5 का 6 हो गया आपका, 3 का 4 हो गया, 1 का 2 हो गया, 7 का 8 हो गया। क्लियर है? फिर कहा और प्रत्येक सम अंक के यानी इवन नंबर के स्थान पर उसका पिछला छोटा अंक, तो पिछला जो होगा वो छोटा ही होगा। तो 2 जो है सम संख्या है तो 1 हो गया, 6 सम संख्या है इवन नंबर है तो 5 हो गया, 8 सम संख्या है तो 7 हो गया। और सबको फिर क्या कहा? फिर कहा कि छोटा अंक, इस तरह प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में, अब इसको क्या करना है? आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में इसको क्या किया गया? लगा दिया गया असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कह रहा है कि बाएं छोर से तीसरा अंक, तो बायां छोर से तीसरा अंक आपका क्या है? 4 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? हर क्वेश्चन के लैंग्वेज को हम लोगों को क्या करना है? उसको पढ़ते हुए जाना है, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहां से फिर आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है और आपको क्या हो रहा है यहां से क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन जो होगा आपको देखना है कि इसमें कौन किस क्रम में होगा, है ना। तो क्रम जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? क्या है आपका? क्या क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस सही विकल्प का चयन कीजिए और निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो यहां पर जब भी हम क्वेश्चन को बनाएं तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हमारा कैसे आपका स्टार्ट होगा। तो देखिए यहां पर प्लांट है, पॉलिनेशन है, सीड है, अकाउंट्स है और फ्रूट है। ठीक है, तो हमारा क्या है पहले? तो पहले तो आपका क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। जब पॉलिनेशन है आपका तो पहले आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा? सीड हो जाएगा। सीड से आपका क्या होगा? प्लांट हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका फ्रूट्स और अकाउंट्स है, आपका अकड़ है, तो पहले आपका फ्रूट होगा। इसमें तो बहुत ज्यादा समझने और समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 4, तो 2 3 1 5 4, कौन सा ऑप्शन है आपका? 2 3 1 5 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसको लॉजिकली हमको क्या करना है? सारे वर्ड को अरेंज कर देना है। इतना ही है इसमें, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले पॉलिनेशन हो गया, फिर आपका सीड हो गया, फिर आपका प्लांट हो गया और फिर आपका क्या हो गया?
अकर अकाउंट्स, यानी फ्रूट्स के बाद का जो स्टेप होता है वह क्या होता है? अकाउंट्स। हो गया? क्लियर है? चलिए इसको बनाइए तो क्या हो सकता है? बनाइए इसको। सब कोई बनाइए। क्या आएगा पहले? आगे बढ़ा दीजिए। क्या होगा सबसे पहले? इसमें सबसे पहले ओशियन होगा, आपका समुद्र होगा, और फिर समुद्र जो है वह क्या करेगा? इवोपरेट करेगा, यानी वाष्पीकरण हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा? फिर आपका बादल होगा, यानी क्लाउड्स होगा, और फिर आपका क्या होगा? वर्षा होगा, यानी रेनफॉल। 2 3 4 1, यानी कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान है? नहीं है आसान? क्या क्या हो गया? पहले समुद्र हो जाएगा, समुद्र जो है वह क्या होगा? वाष्प बनेगा, तब क्या होगा? वाष्प बनने के बाद वह बादल में कन्वर्ट करेगा, और जब बादल हो जाएगा तब फिर आपका क्या होगा? बारिश होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो एक क्वेश्चन आपको यह देखिए डिक्शनरी ऑर्डर में, और इसमें एक क्वेश्चन आपको दोनों में से कोई एक रहेगा। कभी कभी दोनों दे देता है, लेकिन अभी तो डिक्शनरी ऑर्डर पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन ये लॉजिकल ऑर्डर से आपका है, ये भी आपको दिया जा सकता है सार्थक क्रम में शब्द को सजाने के लिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी रहता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रहता है। ठीक है? क्या हो जाएगा इसमें? क्या होगा? ऑप्शन से भी आपको देखना है। कभी कभी असेंडिंग डिसेंडिंग में भी कंफ्यूजन होता है कि पहले किसको लें। अब देखिए यहां पर अगर हम लेंगे तो सबसे छोटा इसमें क्या हो गया? कस्बा। फिर कस्बा के बाद क्या होगा? शहर। 2 3, फिर क्या होगा? कस्बा हो गया, शहर हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर स्टेट हो जाएगा। 2 3 1 हो गया। फिर क्या होगा? फिर कंट्री होगा, और फिर आपका क्या होगा? कंटिनेंट होगा। यानी 2 तरह से है। एक पहले क्या हुआ? 2 हो गया कस्बा, फिर क्या हुआ आपका? कस्बा के बाद आप ले सकते हैं शहर को। 3 2 3, फिर क्या होगा? 1 हो गया, फिर 5 हो गया, और फिर 4। 2 3 1 5 4, एक आपका क्या होगा? महा कंटिनेंट हो गया 4। फिर क्या होगा? कंटिनेंट के बाद कंट्री होगा 5। फिर क्या हो सकता है? फिर आपका होगा 3 क्या है? शहर। 4 5 3 1 और 2। तो इसमें जो है आपका जो सबसे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, अब शहर और कस्बा ये 2 है। तो पहले जब भी होगा आपका क्या होगा? शहर होगा इसमें। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां पर पहले क्या होगा? अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे हम तो 3 होगा पहले, तब आपका क्या होगा? टाउन हो जाएगा उसमें। तो यहां जो सबसे एक्यूरेट है वो क्या है आपका? कि सबसे पहले आपने महाद्वीप लिया, कंटिनेंट लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद आपका कंट्री हो गया, फिर शहर हो गया, फिर आपका क्या हुआ? यहां पर अगर हम लेते हैं तो पहले आपका क्या हो गया? महाद्वीप, फिर क्या हो गया? फिर आपका हो गया कंट्री हो गया,
फिर क्या हुआ आपका, शहर हुआ, शहर के बाद राज्य, और राज्य के बाद आपका क्या हुआ कि उसमें आपका टाउन हो गया, शहर हो गया। यह भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं आपका। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, अब देखिए दो है आपका, ये भी हो सकता है ये भी, तो सबसे एक्यूरेट जो होगा वह क्या होगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी दे दीजिए। चलिए अब इसको बनाइए, क्या होगा, क्या होगा, बनाइए इसको। क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा, उसके बाद तालुका, जिला, राज्य और फिर देश, है ना, यही ना होगा। पहले हो गया गांव, दो हो गया, फिर क्या हो गया तालुका, थ्री हो गया, फिर क्या होगा जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट, फिर क्या होगा राज्य, स्टेट हो गया चार, और एक आपका देश, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलिए, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया 2 3 5 4 1। इसको बनाइए, क्या होगा, परीक्षण, आवेदन, साक्षात्कार, जॉब ऑफर, नियुक्ति। तो पहले तो आप एप्लीकेशन डालेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, टेस्ट देंगे, आपका 2-1 हो जाएगा, फिर क्या होगा इंटरव्यू दीजिएगा, टेस्ट के बाद पास कर गए तो टेस्ट होगा, फिर क्या होगा जॉब ऑफर होगा 4, फिर आपका क्या होगा अपॉइंटमेंट होगा 5। तो 2 1 3 4 5 हो गया। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। तो क्वेश्चन को हमेशा जो है वो लैंग्वेज पर ध्यान देकर उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन आपका जो है 25 तक बता देते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्या है, डिक्शनरी पर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम को दर्शा, जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, जे यू सबसे पहले है, जे यू जे यू जे यू जे यू और जे यू, है ना। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली हम देखेंगे कि पहले क्या आएगा। तो यहां देखिए जे यू के बाद एन है 3 में, है ना अल्फाबेटिकल, ये 3 एन वाला तो होगा नहीं, और यहां पर पी और यहां पर एम है। तो पहले अल्फाबेटिकली क्या होगा, पहले एम होगा, तो निश्चित तौर पर पहले क्या होगा 4 होगा। अब देखिए अब एन वाला होगा पहले, एम के बाद क्या होता है एन होता है। अब एन के बाद जो है सी है, जी है, और फिर आपका क्या है सी है। अब 1 5 में कोई होगा, तो 1 5 में पहले कौन होगा, तो यहां देखिए JUNCT यहां भी है। अब फिर यहां पर आई है, यहां पर यू है, तो पहले आई होगा तब यू होगा, यानी यहां पर क्या हो गया 4 1। अब अपने आप आपका 5 आ गया। ऑप्शन तो आप मार सकते हैं, जे क्या हो गया 4 1 5। अब आपका कौन बच गया, जंगल और जुपिटर। तो पहले क्या होगा आपका, यहां पर जी है और वहां पर पी है, तो पहले क्या हो गया 3 हो गया, और उसके बाद आपका क्या हुआ 2 हुआ। तो 4 1 5 3 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपका 4 1 5 3 2, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ। कैसे हम देखते हैं
कि JU तीनों में यानी पांचों में कॉमन है। अब JU के बाद देखेंगे इस 3 में N है आपका, और यहां पर P है और यहां पर M है थर्ड प्लेस पर। तो इसी से आपका पता चलेगा कि पहले अल्फाबेटिकली M होगा कि पहले N होगा, तो M वाला होगा, इसलिए हमने 4 नंबर को लिया। अब M के बाद तो N ही होगा, तो ये N वाला है, यहां चूंकि P है तो ये तो होगा नहीं। अब इस N में देखिए तो यहां पर N सब में है, तो यहां पर देखिए पहला और पांचवा में आपको फिर क्या करना है, कंपेयर करना है। तो JUNCT यहां भी है। अब यहां पर I है, यहां पर U है, तो पहले I होगा, इसलिए 1 लिए। तो अब तो निश्चित तौर पर क्या हो गया आपका, 1 के बाद 5 हो गया। अब 3 बच गया और 2 बच गया, तो पहले G होगा तभी P होगा, इसलिए 3 और 2 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्लियर हुआ? तो आज इतना ही रहने देते हैं, और कल फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम आपको बताएंगे कि और भी कई टाइप के कुछ सीरीज पर भी क्वेश्चंस आपको होंगे, और कुछ क्वेश्चन और हम आपको डिक्शनरी ऑर्डर पर आपको बताएंगे। तो आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपको निश्चित तौर पर जो है वह आपका या तो लॉजिकल ऑर्डर से पूछेगा, या फिर आपको किससे पूछा जाएगा, वो डिक्शनरी ऑर्डर पर पूछेगा। तो आप इसको जरूर बनाएं, और ऐसे ही क्लास को करते रहें और रेगुलर रहें, और जो हमने असाइनमेंट आपको दिया है उसको जरूर बनाएं। बहुत सारा क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस के लिए है, और उसमें हर प्रकार का क्वेश्चन है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, माना जाता है कि बैंकिंग के रीजनिंग को पढ़ लिया जाए, बैंक लेवल का जो रीजनिंग होता है उसको पढ़ लिया जाए, SSC लेवल का मैथमेटिक्स, रेलवे लेवल का GS और MBA लेवल के इंग्लिश को पढ़ ली जाए, तो हिंदुस्तान के किसी भी कंपटीशन को आप पास कर सकते हैं। बैंक से बेहतर रीजनिंग किसी एग्जाम का नहीं होता है। उसके रीजनिंग को अगर आपने बना लिया तो हर रीजनिंग आपका इवेंट मैनेजमेंट का भी बन जाएगा, उससे टफ नहीं होता है। और SSC का मैथमेटिक्स अपने आप में मायने रखता है। बैंकिंग और SSC के मैथमेटिक्स में क्या अंतर है कि मैथमेटिक्स जो बैंकिंग का होता है वह काफ़ी ही आपका अप्रोच वाला इंटेलिजेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, और SSC का जो मैथ्स होता है वह आपका क्या होता है, वह आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा होता है, और वहाँ कॉन्सेप्ट प्लस इंटेलिजेंस दोनों रहता है। और रीजनिंग जो है वह आपका क्या है, कॉन्सेप्ट रहेगा, और उस पर आपको लैंग्वेज की पकड़ अगर रहेगी तभी आपका बैंकिंग का रीजनिंग बनेगा। तो इसलिए हमने कहा बैंकिंग का रीजनिंग, SSC का मैथमेटिक्स और रेलवे का GS। आप क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देख जाइए, रेलवे का और SSC में UPSC का आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास कर जाएंगे। रेलवे का GS जो होता है वो अपने आप में मायने रखता है। साइंस भी है, बहुत ही स्टैंडर्ड पूछता है, और इंग्लिश तो MBA का जानते ही हैं। तो हर एग्जामिनेशन का लेवल अलग अलग होता है। तो जब आप पूरा, और जीवन में एक बार हमेशा याद रखिए पास करने के लिए, एक बार पूरा रीजनिंग, एक बार पूरा मैथ्स, एक बार पूरी इंग्लिश, एक बार पूरा GS कंप्लीट पढ़िए, और उसके बाद आप जो है रिवीजन के लिए जो है आप जो है छोटा छोटा क्रैश कोर्स टाइप का आप कीजिए। तो आपका क्या होगा कि जो आप पढ़े हुए हैं वो समझ में भी आएगा, और कंसेप्ट वाइज आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच लेना है। लेकिन अभी बच्चे कर क्या रहे हैं कि बिना कॉन्सेप्ट का, बिना सिलेबस को जाने हुए वो चाहते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन जो है वो निकल जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के पैटर्न को देखना पड़ेगा। और हम लोग तो ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में तो हैं ही। ऑफलाइन में जितने भी बच्चे आते हैं वो लड़के ज़्यादा होते हैं कि जो टेस्ट सीरीज लगातार दे रहे हैं। मार्क्स उनका नहीं आ रहा, किसी में ज़्यादा जा रहा है, किसी में कम आ जा रहा है।
कहते हैं सर क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो हम उनसे पूछते हैं क्या बाबू तुमने इसके पहले रीजनिंग पढ़ा है? तो नहीं सर, केवल टेस्ट सीरीज करते थे, टेस्ट सीरीज में जाते तो वहीं बनाते तो वहीं डिस्कशन होता था, जो नहीं बनता था। तो बोले कभी आपका कंसेप्ट क्लियर जब नहीं होगा तो क्वेश्चन भी कभी नहीं बनेगा, चाहे 2000 सेट आप क्यों ना बना लें। आपको संपूर्ण पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए आप चैप्टर वाइज, तब आप टेस्ट सीरीज में आप जाइए, तो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा। लेकिन आज के बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं कि हर कुछ हमको शॉर्टकट में मिल जाए, जल्दी जल्दी हमको मिल जाए और जल्दी जल्दी हम निकल जाए। और जल्दी के चक्कर में क्या होता है, देर से भी नहीं होता है। तो इस बातों को ध्यान में रखिए, और हम लोग हमेशा वही बात आपको कहेंगे जो सत्य है, जो आपके जीवन को बना सकता है। और अभी का समय जो है, हमने पहले भी कहा था कि अगले 60 साल के करियर को डिसाइड करता है। अभी का जो परफॉर्मेंस होगा, अभी की जो पढ़ाई होगी, ये अगले 60 साल के भविष्य को, आपके फ्यूचर को तय कर देगा कि आप आगे करने वाले क्या हैं। और हर क्षेत्र में कंपटीशन है, जीवन में आप कंपटीशन से भाग नहीं सकते हैं, आपको कंपटीशन देना ही देना है। आप कहेगा सर पढ़ाई में बहुत जो है समय लगता है, सर मन नहीं लगता है। आप बिजनेस कीजिएगा, वहाँ भी कंपटीटर बैठा हुआ है। आप 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, अगला 20 लाख इन्वेस्ट करके आपसे कंपटीशन करेगा। कहिएगा कि सर ये भी मन नहीं लगता है, नेताजी बना जाए, बहुत पैसा कमाता है नेता लोग, कोई पार्टी ज्वाइन कीजिएगा, जाइएगा आइएगा। जब वहाँ जाइएगा देखिएगा ये तो 20 साल हमसे पहले से राजनीति में, अभी तक इसको जो है वार्ड पार्षद का भी इसको चुनाव जो है इसको नहीं लड़वाया गया, न जीता है ये। वहाँ भी कंपटीशन है। आप कहेगा सबसे शॉर्टकट है, एक बार जो कहीं बड़ा हाथ मारा जाए, घोटाला किया जाए, चोरी कर दिया जाए, डकैती कर दिया जाए, तो वहाँ भी बहुत सारा गैंग गिरोह है, उसमें भी कंपटीशन है। वो पता कर लेता है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है आज जो चोरी हुए कौन सा ग्रुप किया है ना। तो वहाँ भी जो है कंपटीशन है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां कंपटीशन नहीं है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। आप बौद्धिक लोग हैं, आप अच्छे संस्कार में पले बढ़े हैं, आपको जीवन में अच्छा करना है। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ करके आपको जो है अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आपको योगदान देना है, आपकी सेवा की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और हम लोगों का जैन रोजगार क्लासेस का ये हमेशा विजन रहा है कि हम लोग वो पढ़ाएं आप लोगों को जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक केवल क्वेश्चन बैंक रखना है और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आपको देखना और उसी को प्रैक्टिस करते जाना है। एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस आप कीजिए तो आप देखेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जिस छात्र को, जिस स्टूडेंट को अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया अपने आप पर, इसका मतलब है कि उसकी पढ़ाई अधूरी है। आप अगर पढ़ते हैं और देखिएगा क्वेश्चन आपसे बनते जाता है तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चन नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस लूज कर जाइएगा। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाना है और ऐसा बनाना है कि आप परीक्षा को पास कर जाइए। आपका कंपटीटर कोई नहीं, आपका कंपटीशन आपको खुद से है, ये हमेशा याद रखिए। आपका कंपटीटर कोई नहीं है, आप खुद से कंपटीशन, आपका कंपटीटर खुद आप हैं। और इस द्वंद्व में जीतता वही है जिसका माइंड पॉजिटिव होता है। जिंदगी एक जंग है, ये हमेशा याद रखिए। मत पूछो कि मंजिल कहाँ है मेरी, अभी तो सफर का इरादा किया है। हारेंगे न उम्र भर कभी भी, हमने दिल से ये वादा किया है। इसी जज्बे के साथ आपको जीवन को आगे बढ़ाना है और ये सोच के बढ़ाना है कि हम compete करेंगे। कभी ऐसा मत पढ़ाई पढ़िए
जा रहे हैं, हो रहा है, कोचिंग क्लास मन हुआ तो किए, नहीं हुआ तो नहीं किए। अब ऑनलाइन में हम लोग देख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं और 2-4-5 क्वेश्चन निकल जाता है तब आप लोग जुड़ते हैं, ये गलत है। पहले डिसिप्लिन्ड होइए आप। और जो छात्र, जो शिक्षक डिसिप्लिन नहीं है, वह न समाज को कुछ दे सकता है, न समाज से उसको लेने का हक है। हमारा अपना 30 साल का कैरियर हो गया, 96 से इस फील्ड में है, पढ़ा रहे हैं, और हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि हमको भी आपको देना है और आपसे भी कुछ हमको लेना है। और एक शिक्षक का, एक ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा रहता है कि जो बच्चे उससे जुड़े हुए हैं उनका जीवन जो है वो सफल हो, जिसके लिए हमने काम किया है उसमें सफलीभूत हो, यही मकसद है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी, और सबों को फिर से धन्यवाद कि फिर कल हम लोग क्लास में मिलते हैं, कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।